Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic John Donne as a metaphysical poet. It is the most important question of different universities, and we have to do it with a great labor and understanding. First of all, we discuss that what is the term metaphysical. I am going to deliver this lecture from current notes. द टर्म मेटाफिज़िकल मीन्स बियॉन्ड फिज़िकल, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट ना करती हों, जिसे हम फिज़िकली टच ना कर सकें, देख ना सकें, छू ना सकें, सुन ना सकें, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारी फ़िज़िकल सेंसेस होती है ना 5, उनसे बियॉन्ड हों, उनसे परे हों, मतलब जो थॉट से रिलेटेड हों, फ़िलासफ़ी से रिलेटेड हों, वो मेटाफिज़िकल में आती हैं। और जो है ये जॉन डन को मेटाफिज़िकल का जो है वो टाइटल दिया जाता है कि वो एक मेटाफिज़िकल पोइट है। वो उसकी लाइफ में तो उसको मेटाफिज़िकल पोइट नहीं था कहा गया, लेकिन बाद में जब उसकी पोइट्री पे कुछ डिस्कवरी की गई, कुछ उसको क्रिटिक्स ने, कुछ राइटर्स ने उसको जब पढ़ा, तो उन्होंने जो ना उसके बारे में ये एजम्पशन की कि ये जो है जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोइट है। The term metaphysical is misnomer for Donne. In fact, Donne is so called so on account of his stylistic devices which were novel in his period. अब जो है इस मेटाफिज़िकल का जो टाइटल जो है मेटाफिज़िकल पोइट का जो डन के साथ दिया जाता है, तो वो कहते हैं मिसनॉमर, कहते हैं किसी नाम के साथ गलत इस्तेमाल, कि ये ना उसके साथ गलत एसोसिएट किया गया। लेकिन वो कहता है कि शायद इस वजह से है कि उसके नावल में जो उसने अपनी राइटिंग्स में, अपनी पोइम्स में जो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यूज़ की थी, जो उसका राइटिंग स्टाइल था ना, शायद उसकी वजह से उसको ये टाइटल दिया जाता है। हिज पोइट्री इज़ नॉट मेटाफिज़िकल इन इट्स कॉन्टेंट्स। देखा जाए तो उसकी पोइट्री जो है मेटाफिज़िकल नहीं है, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम ही रोड इन द फैशन ऑफ 17th सेंचुरी, बल्कि उसने अपनी ज़्यादातर जो पोइट्री है वो 17th सेंचुरी के फैशन के अकॉर्डिंग लिखी। That is why he is closer to the 17th century poets than the metaphysical poets. इसलिए जो है वो ज़्यादा उसकी क्लोजनेस जो है वो 17th century के poets के साथ है, बजाय इसके कि metaphysical poets के साथ हो। The term metaphysical means beyond physical, यानी ऐसी टर्म जो कि फ़िज़िकल से बहुत पीछे हो, बहुत परे हो, which further means philosophical, मतलब हम इसको philosophical भी कह सकते हैं। डायड्रन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ दिस टर्म बाय सेइंग डैट। अब डायड्रन जो था ना, उसने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था ये कहते हुए, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज स्टाइल्स बट इन एमरस वर्सेस टू वेयर नेचर ओनली शुड ट्रेन। लेटर डॉक्टर जॉनसन यूज़ दिस टर्म टू फॉर डन। अब इसके बाद जो था ना, पहले तो जो डायड्रन था ना, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि यानी जो डन की पोइट्री है ना, इसमें मेटाफिज़िकल जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो डॉक्टर जॉनसन थे ना, उन्होंने भी ये टर्म जो थी वो जो डन के साथ एसोसिएट कर दी। लेटर डॉक्टर जॉनसन यूज़ दिस टर्म फॉर डन। however we cannot call Donne's poetry metaphysical explicitly। explicitly का मतलब होता है कि तफसील के साथ, मतलब डॉक्टर जॉनसन ने जो उसको एसोसिएट किया है इसके साथ, डन की पोइट्री के साथ, हम इसको मुकम्मल तौर पे मेटाफिज़िकल पोइट इसको जॉन डन को नहीं कह सकते, और उसकी पोइट्री को मेटाफिज़िकल पोइट्री कम्प्लीटली नहीं कह सकते। ये पैराग्राफ यहीं तक करने, नेक्स्ट इसकी लाइन स्किप कर दें। In brief, the term metaphysical poetry implies the characteristics of complexity, intellectuality, abundance। abundance कहते हैं बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा मिकदार में होना, of subtle wit, fusion of intellect and emotion, colloquial and argumentative in tune, with conceit, scholarly allusions, with philosophical elements। अब जो है ना मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में जो कहा जाता है कि मेटाफिज़िकल पोइट्री जो होती है ना, ये सारी चीज़ें जो मैंने एलिमेंट्स ऊपर डिस्कस किए हैं, इंटेलेक्चुअलिटी हो गया, सबटल बिट हो गया, इमोशंस और जो है ना इंटेलेक्ट का फ्यूजन हो गया, और क्लोकियल कहते हैं आम बोल चाल को, और आर्गूमेंटेटिव कहते हैं कि यानी जो कि लॉजिक दे कोई ना कोई, और कंसीट्स भी जिसमें पाए जाएँ। कंसीट्स का मतलब होता है कि ना बेसिकली सिमिली फॉर ऑफ कंपेरिजन
सिमिली ऑफ कंपैरिजन टू डिसिमिलर थिंग्स, मतलब दो जो अनलाइक चीज़ें हैं ना, दो अनसिमिलर चीज़ें हैं, उनको जो है कंपेयर करना। तो ये सारी चीज़ें जो है मेटाफिज़िकल पोइट्री में आती हैं। तो इसके बारे में ये जो है वो कहा जा सकता है कि यानी जो उसकी जॉन डन की जो पोइट्री थी ना, उसमें ये चीज़ें देखने को मिली थी, तो शायद इस वजह से उसको मेटाफिज़िकल पोइट का जो है वो नाम दिया गया है। इन हिज लाइफ डन वाज नेवर कॉल्ड अ मेटाफिज़िकल पोइट, कि उसकी अपनी ज़िंदगी में उसे कभी किसी ने मेटाफिज़िकल पोइट नहीं कहा था एट ऑल। द 17th century poets labeled his poetry as a strong line poetry, और 17th सेंचुरी के जो पोइट थे वो उसकी पोइट्री को स्ट्रॉन्ग लाइन पोइट्री कहते थे, मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ टू रीजंस। हिज कंसाइज एक्सप्रेशन, यानी उसको स्ट्रॉन्ग लाइन पोइट्री कहने की दो वजूहात थी। वो वजूहात क्या थी? नंबर 1 पे ये थी हिज कंसाइज एक्सप्रेशन एंड हिज डेलिब्रेट रफनेस, यानी वो बहुत ज़्यादा कंसाइजली जो था वो डिस्कस करता था, ना बहुत ज़्यादा लेंथी होता था और बहुत ज़्यादा साफ अल्फाज में ईजी वर्डिंग में जो थी उसकी पोइट्री होती थी। एंड हिज डेलिब्रेट रफनेस, डेलिब्रेट कहते हैं गौर किया हुआ, गौर व फिक्र के साथ किया जो कोई काम किया जाए। तो यानी वो अपनी जितनी भी पोइट्री करता था वो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र के साथ उसमें अपनी थॉट्स को इन्वॉल्व करके फिर करता था। बट आफ्टर हिज डेथ हिज पोइट्री वाज री इवेल्यूएटेड, यानी उसकी डेथ के बाद उसकी पोइट्री को री इवेल्यूएट किया गया, रीन्यू किया गया, लोगों ने उसको जब पढ़ा। एंड सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स वर फाउंड इन इट, फिर उसकी पोइट्री में कुछ नए फीचर्स जो थे वो देखने को मिले, नई करैक्टरिस्टिक्स, नई खसूसियात देखने को मिली। विच वॉन द टाइटल ऑफ अ मेटाफिज़िकल पोइट फॉर डन, जिसकी वजह से उसकी पोइट्री को मेटाफिज़िकल पोइट्री कहा गया और जॉन डन को जो था मेटाफिज़िकल पोइट का टाइटल दे दिया गया। इसके बाद ग्राइसन डिफाइंस मेटाफिज़िकल पोइट्री एज, अब जो एक और क्रिटिक हैं उन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री की जो डेफिनेशन दी है, अ पोइट्री इंस्पायर्ड बाय अ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द रोल असाइंड टू ह्यूमन स्पिरिट इन द ग्रेट ड्रामा ऑफ एग्जिस्टेंस, कि उनके बारे में उनका जो है कॉन्सेप्ट ये है कि मेटाफिज़िकल पोइट्री जो होती है ना वो किसी के फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट से जो कि यूनिवर्स को लेके होते हैं या नेचर को लेके होते हैं या फिर इंसानों के बारे में होते हैं, उसको इंस्पायर करने के लिए जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो उसकी थॉट्स होती हैं, वो मेटाफिज़िकल पोइट्री कहलाती हैं। दिस डेफिनेशन इज़ बेस्ड ऑन मेटाफिज़िकल पोइट्री ऑफ डेंटे गॉथी एंड यीट्स, सो इन इट्स ट्रू सेंस द टर्म मेटाफिज़िकल इज़ एप्लीकेबल टू द पोइट्री इन विच आइथर सब्जेक्ट मैटर इज़ हाईली फिलोसफिकल और विच टचेस फिलोसफी, मतलब कि यानी कोई भी मेटाफिज़िकल पोइट्री जो है वो मेटाफिज़िकल पोइट्री उस वक्त कहला सकती है जब उसके अंदर कोई ना कोई आपको फ़िलासफ़ी का टच नज़र आता है, या तो वो हाईली फ़िलासफ़िकल हो या फिर मुकम्मल तौर पे बेशक वो फ़िलासफ़िकल ना हो लेकिन उसमें फ़िलासफ़ी का कोई ना कोई टच ज़रूर हो। डन्स पोइट्री इज़ नॉट मेटाफिज़िकल इन इट्स कंटेंट्स, अब डन की जो पोइट्री को देखा जाए, अगर उसको पढ़ा जाए तो वो प्योरली मेटाफिज़िकल पोइट्री नहीं है, रादर इन द क्वालिटीज़ ऑफ ट्रायल थो ही डील्स विद मेटाफिज़िकल प्रॉब्लम्स इन हिज पोएम्स। अब जो है मुझे है कि उसकी जो क्वालिटीज़ है ना कुछ उसकी पोइट्री की वो मेटाफिज़िकल पोइट्री वाली हैं, लेकिन उसने उसको जॉन डन ने खुद उसको मेटाफिज़िकल पोइट्री के कॉन्सेप्ट से नहीं लिखा था, इस थॉट के साथ उसने नहीं था लिखा। येट ही डज़ नॉट प्रेजेंट एनी न्यू फ़िलासफ़ी, और यही वजह है कि वो इसने कोई न्यू फ़िलासफ़ी को पेश नहीं किया। इसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्किप कर दें, ये नहीं करना, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। डन वाज नॉट अ फ़िलासफ़र नीदर हिज माइंड वाज प्रोन टू फ़िलासफ़ी, अब जो डन जो है वो एक फ़िलासफ़र नहीं था और ना ही उसको फ़िलासफ़ी में किसी भी किस्म का इंटरेस्ट था। ही वॉज रादर कंट्रोवर्शियल, लॉजिकल और एनालिटिकल, लेकिन वो जो था उसको वो ना लॉजिक्स पे बिलीव रखता था और वो चीज़ों को एनालाइज किया करता था। ही डिड नॉट प्रेजेंट एनी फ़िलासफ़ी, उसने कोई भी फ़िलासफ़ी पेश नहीं की। स्टिल अभी तक वी कॉल हिम अ मेटाफिज़िकल पोइट ऑन द अकाउंट ऑफ हिज स्टाइल विच इज़ पेक्यूलियर टू हिम, सिर्फ उनको जो है मेटाफिज़िकल पोइट का टाइटल उनके स्टाइल की वजह से दिया जाता है, क्योंकि हमने मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में पढ़ा है कि उसमें जो कुछ एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए तो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसकी जॉन डन की पोइट्री में हमें मिलते हैं। सिर्फ इस वजह से उसको जो है मेटाफिज़िकल पोइट कहा जाता है, बल्कि उसके अगर उसको देखा जाए तो फ़िलासफ़ी के लिहाज से वो फ़िलासफ़ी को बिल्कुल भी नहीं जानता था, बिल्कुल इससे अनटच था। हिज ऑल पर ये लाइन कट कर दें, ये नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट आ जाएं। अब इसकी हम जो है करैक्टरिस्टिक्स है ना उसकी, जिस वजह से वो उसकी पोइट्री मेटाफिज़िकल कहलाई है, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हिज पोइट्री इज़ फुल ऑफ कंसीट्स,
अब कंसीड्स किसे कहते हैं? अ कंसीड्स इज़ बेसिकली अ सिमिली ऑफ कंपैरिजन टू डिसिमिलर थिंग्स। यानी कंसीड्स कहते हैं कि यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी सिमिली जो कि दो डिसिमिलर चीज़ों को, दो अनसिमिलर चीज़ों को, दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करे विद फॉर फैट कनेक्शंस। मतलब दूर दराज से जो है ना वो ला के जो है ना किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ जोड़ देना, वो उसका उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना जो है वो कंसीट कहलाता है। वी फाइंड इमेजिनेशन वेल्डिंग इन पेशन। वेल्डिंग कहते हैं जोड़ देना, किसी चीज़ का जोड़ लगाना। तो हम इसकी पोइट्री में जो है हम देखते हैं कि इमोशंस को और पेशेंस को उस तरह से उसने किस तरह से जोड़ा है। ही कंपेयर्स अन रेसिप्रोकेटेड भी कहते हैं अनसिमिलर को, और लव टू अ सरपेंट बिकॉज इट पॉइजन्स ऑल आवर जॉयज। अब जो है ना वो क्या कहता है कि लव जो है ना, यानी कोई जब मोहब्बत होती है ना वो एक सरपेंट की तरह होती है। सरपेंट कौन होता है? यानी जो कि जैसे वो उसमें पैराडाइज लॉस्ट में सैटन को जो है सरपेंट कहा जाता है कि यानी वो लोगों को उसको जो बातों में जो है ना अपनी मीठी ज़ुबान के जरिए यूज़ करके उसको अपनी बातों में बहला फिसला के जो है उसको फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खिला देता है। तो वो कहता है कि ये जो लव होता है ना वो बिल्कुल सरपेंट की तरह होता है जो कि हमारी तमाम खुशियों को, हमारे तमाम जॉयज़ को जहरीला कर देता है, तबाह कर देता है। Similarly, the separation between the two lovers has been identified with the expansion of piece of gold. अब जो है ना उसने क्या कहा है कि यानी उसको वो किसे वो कंसीड किया है, किसे सिमिलैरिटी दी है कि यानी दो लवर्स का एक दूसरे से जुदा हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, उनकी सेपरेशन हो जाना पीस ऑफ गोल्ड की तरह होती है। एक्सपेंशन ऑफ अ पीस ऑफ गोल्ड। ये पैराग्राफ आपने यहीं तक करना है। इसके बाद सेकंड क्वालिटी पे आ जाए। सेकेंडली हिज अप्रोच इज़ नीदर रोमांटिक नॉर सेंटिमेंटल रादर एनालिटिकल। अब उसकी जो अप्रोच है, उसका जो लिखने का जो स्टाइल है वो ना तो रोमांटिक है और ना ही सेंटिमेंटल है, बल्कि वो एनालिटिकल है। मतलब वो एनालाइज करता है विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड आर्गूमेंट्स। वो कहता है कि हर चीज़ के पीछे, हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, और वो इसके दलाइल जो है वो पेश भी करता है और मांगता भी है। Dunn tries to define his emotional experience with an intellectual parallel. For example, he says, when the sun which leaves behind nothing. अब डन जो है अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस को इंटेलेक्ट के साथ, अपनी समझ बूझ के साथ पेश करने की कोशिश करता है जब वो कहता है व्हेन द सन विच लीव्स बिहाइंड नथिंग, कि जो सूरज होता है वो पीछे कुछ नहीं छोड़ता, रिटर्न्स डेली फ्रॉम अ लॉन्गर जर्नी, कि रोज़ाना जो है वो एक सफ़र तय करके आता है और वापस चला जाता है। वाई वुड द पोइट नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज शॉर्टर। वो कहता है कि जो पोइट है वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता कि यानी वो अपने यानी उसके जो गम हैं या उसकी जो परेशानियां हैं वो उनसे क्यों बाहर नहीं निकल पाता, क्यों वापस नहीं आ पाता। जर्नी व्हेन ही इज़ लिविंग हिज होल ट्रेयर बिहाइंड हिम इन द सनी राइजिंग ही सेज yesternight the sunny went hence and yet is here today. It makes his arguments logically strong, so his approach is like that of a scientist। कि वो जो इतने अच्छे से आर्गूमेंट्स देता है, हर चीज़ जो है दलील के साथ पेश करता है, लॉजिक के साथ पेश करता है, और उसके लॉजिक इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी साइंटिस्ट को स्टडी कर रहे हैं, किसी साइंटिस्ट की बात हो रही है। थर्डली हिज पोइट्री रन्स ऑन अ लॉयर एब कहते हैं डिक्रीज़ को या उतार को, किसी चीज़ का अपर से लोअर की तरफ आना। इवन व्हेन ही डिस्क्राइब द लवर मीटिंग एंड सेपरेशन, मतलब यानी कुछ लोगों में, दो लोगों में जब मोहब्बत होती है, वो शुरू में जो है उनके जो इमोशंस होते हैं, जो उनके जज्बात होते हैं, जो उनके पेशेंस होते हैं, वो बहुत पीक पे होते हैं, बहुत हाई लेवल के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता जो है, उनका रिलेशन जो है वो पुराना होता जाता है, वो एक दूसरे में इंटरेस्ट उनका कम होना शुरू हो जाता है, और उनका जो लव है वो डिक्रीज़ की तरफ आना शुरू हो जाता है। हर कपल में ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि वक्त के साथ साथ जो मोहब्बत होती है वो कम होती जाती है। हिज पोइम डज़ नॉट एक्साइट इमोशंस इन अस। उसकी पोइम जो है हमें इतने ज़्यादा इमोशंस को एक्साइट नहीं करती, थ्रिल नहीं देती, हमें इतना ज़्यादा जोश नहीं दिलवाती। इन अ सॉन्ग ही सेज स्वीट एस लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ थी। इसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम नहीं करेंगे, इसे कट कर दें। फोर्थली ही प्रेजेंट्स अ फ्यूजन ऑफ थाट्स एंड फीलिंग्स इन हिज पोइट्री। अब जो है उसकी जो पोइट्री है वो थॉट्स का और फीलिंग्स का फ्यूजन है। मतलब उसकी पोइट्री में हमें थॉट्स भी मिलती हैं और फीलिंग्स भी मिलती हैं। मतलब इंटेलेक्ट भी है, समझ बूझ भी है, और एहसासात भी हैं, जज्बात भी हैं। इन इस पोइट्री द रिजिडिटी ऑफ थॉट इज़ रिलीव्ड बाय फीलिंग्स एंड द फ्लूइडिटी ऑफ फीलिंग्स इज़ कंट्रोल्ड बाय थॉट्स। मतलब जहाँ पे थॉट्स का, सोचों का
तनाव जो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रिलीफ जो है फीलिंग के ज़रिए वो करवाता है। और जहाँ पे फीलिंग्स जो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लिमिट्स क्रॉस करने लगती हैं, तो उसको थॉट के ज़रिए जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है जॉन डन। बिकॉज फीलिंग आर too fluid to base life on them, while on the other hand thoughts intellect are too rigid or too flow। अब जो है जॉन डन इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि जो इंसान की फीलिंग्स होती हैं उनसे डिनाई नहीं किया जा सकता, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, वो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। हर इंसान के अंदर जो है अपने इमोशंस होते हैं, अपने जज्बात होते हैं, वो उनकी कदर करता है। इसके अलावा जो थॉट्स हैं, जो इंटेलेक्ट है, जो समझ बूझ है, वो उसको उसके तनाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हर इंसान अपनी समझ बूझ के मुताबिक सोचता है, समझता है। Therefore, to make them realistic and practicable, Dunn fuses both thoughts and feelings harmoniously। यही वजह है कि जॉन डन ने दोनों को मिक्सअप किया है, दोनों का ब्लेंड करके जो है अपनी पोइट्री में यूज़ किया है, थॉट्स को भी और फीलिंग्स को भी। ये पैराग्राफ आपने यहीं तक करना है। नेक्स्ट करें। फिफ्थली, ही स्पेकुलेशन कहते हैं गौर व फिक्र करना, अंदाज़ा लगाना, गेस करना। एंड डॉक्ट्राइन कहते हैं किसी की तालीम व तदरीस या कोई अकीदा, बिलीफ आर बियॉन्ड कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब उसके जो अकायद हैं या उसका गौर व फिक्र है या जो उसके अंदाजे हैं ना, वो एक आम इंसान की समझ से बहुत बाहर हैं। डैट लव जर्मिनेट्स इन बॉडीज़ एंड देन ट्रांसेंड फ्राम बॉडीज़ फॉर द यूनियन ऑफ द सोल एंड देन सोल डिसेंड टू बॉडीज़ वंस अगेन। अब उसका जो है लव के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मोहब्बत होती है वो पहले दो जिस्मों के दरमियान पैदा होती है, और फिर वो जिस्मों से जो है ट्रांसेंड करके, चढ़ाई करके, जो है टॉप लेवल पे जाके जो है सोल का रिलेशन जो होता है ना, रूह का रिश्ता होता है, वो बन जाती है। लेकिन बाद में वो जो रूह का रिश्ता होता है वो दोबारा बॉडीज़ में जो आ जाता है और दोबारा जो है एक फ़िज़िकल रिलेशन होता है ना, उसकी शक्ल ले लेता है। और souls which to advance their state were gone out to our bodies turned with them। These ideas are beyond the understanding of a common man। यानी इस तरह की जो बातें हैं जो कि हर आम इंसान, हर लेमन पर्सन नहीं समझ पाता। Therefore he seems to be a metaphysical poet। तो शायद ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से उसको मेटाफिजिकल पोइट का टाइटल दिया गया है, कि वो जो है बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करता है। हीज आइडियाज़ आर नीदर एक्सक्लूसिवली रोमांटिक नॉट टोटली इंटेलेक्ट। अब उसके जो आइडियाज़ हैं, जो उसकी थॉट्स हैं, वो ना तो प्योर रोमांटिक होती हैं और ना ही प्योर इंटेलेक्ट होती हैं, दोनों का मिक्सचर होती हैं। रादर अ ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। दीज थिंग्स मेक्स इज अप्रोच डायलेक्टिकल, आर्गुमेंटेटिव एंड स्कॉलेस्टिक। मतलब उसकी जो यही चीज़ें हैं, यही जो स्टाइल है ना, उसको देख, उसकी वजह से इसकी पोइट्री को पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये किसी बहुत बड़े स्कॉलर ने लिखी है। इतने अच्छे से आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, इतने अच्छे से हर चीज़ की ब्रीफिंग दी गई है, तो ये किसी स्कॉलर की राइटिंग महसूस होती है। सिक्सथली, डॉन वॉज आल्सो सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं कि जो इंसान को अपने बारे में पता होता है, अपने बारे में, यानी हमारे अंदर की क्या कमियां हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या अच्छी खसूसियात हैं, वो यानी वो बात से अपने बारे में खूब अच्छी तरह वाकिफ़ था। देयर फाद ही हैड अ डिज़ायर टू शो हिज लर्निंग विच इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ अ मेटाफिजिकल पोइट्री। और यही वजह है कि उसने जो उसके अंदर ख्वाहिश थी कि वो ये सारी जो उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, उसको अपनी लर्निंग में, अपनी पोइट्री में शो करे, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री की एक करैक्टरिस्टिक होती है। तो एक और वजह हमारे सामने आ गई कि इस वजह से भी उसको मेटाफिजिकल पोइट कहा गया है, क्योंकि उसने अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को अपनी पोइट्री में शो करवाने की कोशिश की है। इन हिज पोइट्री ही ट्राइज टू इम्प्रेस हिज रीडर्स डैट ही इज़ अ लर्नड मैन। अपनी पोइट्री में जो है उसने अपने रीडर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश की है और ये बताना चाहा है कि वो एक लर्नड मैन है, उसके पास बड़ा नॉलेज है। इन हिज लव पोइट्री ही गिव्स इलस्ट्रेशन फ्राम द रिमोट पास्ट। इसके अलावा जो है वो अपनी लव पोइट्री को एलेबोरेट करने के लिए पास्ट से एग्जाम्पल्स भी ऐड करता है। ये पैराग्राफ यहीं तक करेंगे। इसके बाद आ जाए सेवंथली, metaphysical poetry is a highly concentrated poetry and so is Dunn's poetry। इसके बाद जो है मेटाफिजिकल पोइट्री को एक कंसनट्रेटेड पोइट्री कहा जाता है। इट इज़ इन द नेचर ऑफ एक्सटेंडेड एपिग्राम। हिज पोइम्स आर ब्रीफ एंड क्लोजली वुवन। अब उसमें जो है उसने डिवाइसेस यूज़ की हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की हैं, वो बहुत मार्वलस हैं, बहुत फैबुलस हैं। उसकी जो पोइम्स हैं वो क्लोजली जो है वुवन है, मतलब उनके जो है उनका जो बिगनिंग होती है ना, वो मिडल्स को से रिलेट कर रही होती है, और जो एंडिंग होती है वो भी उसी को फॉलो कर रही होती है जो पीछे बात हो रही हो। मतलब बेतरतीब उसने पोइम्स नहीं लिखी। नो वर्ड इज़ वेस्टेड एंड नथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। अब उसने जो है ना तो वो यानी बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके लिखा है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भी काम नहीं किया कि अल्फाज का ज़िया हो, और ना ही इतनी ज़्यादा वो डिटेल में गया है। सो द पोइट डिवेलप्स द थीम विदाउट डिग्रेशन एंड द पोइम हैज़ अ
साइनवे स्ट्रेंथ, साइनवे का मतलब होता है वाइटल स्ट्रेंथ, ताकतवर, यानी उसका जो स्टाइल है, उसका जो पोइम को लिखने का या उसके थीम को डेवलप करने का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन द गुड मारो ही सेज लव ऑल लव्स ऑफ अदर साइड कंट्रोल्स। ये पैराग्राफ यहीं तक करेंगे, ये नेक्स्ट कोटेशन हमने नहीं करनी। एटली हिज पोइट्री इज़ फुल ऑफ शॉक्स एंड सरप्राइजेज। इसके अलावा जो है उसकी पोइट्री में वो कभी ऐसी बात कर देता है कि वो सबको जो है, सारे रीडर्स को हैरान कर देती है, वो शॉक हो जाते हैं। For example, this statement is highly shocking and surprising that no one can ever find even a single faithful woman in the whole world। जब उसने ये बात की है कि कोई भी जो बंदा है ना, कोई भी सिंगल पर्सन जो है, कोई भी अनमैरिड जो पर्सन है, उसे जो है ज़िंदगी में एक बाएतमाद या ईमानदार या वफ़ादार औरत मिलना जो है इस पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है, कोई भी जो है उसको हासिल नहीं कर सकता। तो ये कितनी शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात है ना, कि यानी ऐसा तो नहीं होता ना सब के हर एक को अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिले। बहुत से लोग होते हैं जिनको परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो है मिल जाता है। अगर परफेक्ट नहीं भी होता, परफेक्ट इंसान होना इतना पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ में। इंसान जो है फ्यूजन होता है गुडनेस एंड बैडनेस का। तो हमें जो है किसी को भी, अगर हमारे जो लाइफ पार्टनर है, उनकी खामियों के समेत उसको कबूल करना चाहिए। So primarily his poetry is intellectual. It is the product of wit. His songs and sonnets are known as poetical arguments। अब उसने जितनी भी पोइट्री की है वो इंटेलेक्चुअल बेस पे की है, और उसके जो सॉन्ग्स हैं और जो सोनेट्स हैं, जो उसकी पोइम्स हैं, वो उसमें जो है हर बात एक दलील पे आके ख़त्म होती है। हर बात को जो वो जो बात करता है उसको प्रूव करता है कि ये इस वजह से हुई है, ऐसे हुई है। In its true sense, it is more dialectical, logical, argumentative and fantastic than metaphysical। और ये मेटाफिज़िकल से भी ज़्यादा जो है ना अहमियत की हामिल है, कि लॉजिक्स को देना, आर्गूमेंट्स को देना, और फैंटेस्टिकली एक राइटिंग को जो है वो लिखना। द यूज़ ऑफ कोलोकियल कहते हैं आम बोल चाल को। द यूज़ ऑफ कोलोकियल स्पीच करेक्टराइजेज मेटाफिज़िकल पोइट्री एज फार एज डन इज़ कंसर्न। अब इस वजह से भी जो है उसको जो है ना मेटाफिज़िकल पोइट कहा जाता है, क्योंकि उसने आम बोल चाल यूज़ की है। दिस इज़ स्पेशली ऑब्वियस इन द एब्रप्ट कंट्रोवर्शियल ओपनिंग ऑफ मैनी ऑफ हिज पोइम्स। मतलब उसने काफ़ी अपनी पोइम्स का जो बिगिनिंग है, जो ओपनिंग है, जो स्टार्टिंग है, वो बहुत सिंपल वर्ड्स में किया है, बहुत क्लियर अल्फाज में किया है। ऑब्वियस कहते हैं क्लियर को। फॉर इंस्टेंस इन द कैननाइजेशन ही सेज फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। कि खुदा का वास्ता है जो अपनी ज़ुबान को जो है ना कंट्रोल में रखो और मुझे मोहब्बत करने दो। ये पैराग्राफ आपने यहीं तक करना है। नेक्स्ट देखिए, डंस डंस लव पोइम्स आर इंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड मेटाफिजिकल इन ट्रू सेंस। द पोइम्स, यानी उसकी जो पोइम्स है ना, वो उनको वाकई ही अगर वो मेटाफिजिकल का जो है टाइटल दिया गया है, तो वो किसी बेस पे दिया गया है, किसी वजह से दिया गया है, और वो सारी वजूहात जो हैं वो उन पे पूरा उतरता है। इन द ट्रू सेंस द पोइम्स सच एज द गुड मारो, द एनिवर्सरी, द कैननाइजेशन एंड द इस्टेसी, इवन थो they do not explicitly discuss the great metaphysical questions of the relation of the spirit and the senses। आगे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। टू बी कट द लॉन्ग शॉर्ट, वी नो डैट 17th century poetry had four major prerequisites which were present in Don too। अब जो है कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी की जो पोइट्री थी ना, उसकी चार जो थे नेसेसरी एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट्स थे, कि जिनके बगैर 17th सेंचुरी की पोइट्री कंप्लीट नहीं होती थी। और वो चारों के चारों एलिमेंट्स हमें जॉन डन की पोइट्री में भी देखने को मिलते हैं। वो कौन से थे? नंबर 1 था कोलोकियल इन डिक्शन, नंबर 2 था पर्सनल इन टोन, नंबर 3 था लॉजिकल इन स्ट्रक्चर, नंबर 4 था अनडेकोरेटिव एंड अनट्रेडिशनल इन इमेजिनेशन। और ये चारों एलिमेंट्स जो हैं जॉन डन की पोइट्री में भी मौजूद हैं। थो देयर आर सम फीचर्स इन हिज पोइट्री विच डिफरेंशिएट हिम from the 17th century poets also, yet he is more a 17th century poet than a metaphysical poet। लेकिन उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि उसको 17th सेंचुरी के पोइट से डिफरेंट करते हैं और उसको एसोसिएट कर देते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स के साथ। लेकिन फिर भी जो है उसके मेन जो ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो 17th सेंचुरी के पोइट्स वाले हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स का जो है उसको टाइटल उसकी डेथ के बाद दिया गया था, लेकिन उसका अपना इंटेंशनली ये इसको कोई इरादा नहीं था मेटाफिजिकल पोइट्री लिखने का। लेकिन बाद में कुछ उसके स्टाइल की वजह से, कुछ एलिमेंट्स की वजह से उसकी पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री का टाइटल दिया गया। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी और इसे आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये मोस्टली जो है पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।